नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टीजीटी राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हल करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री में PDF नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न है जो कि हमने 102 से लिया है। फ्रेंड्स, 101 तक हम लोगों ने हल कर लिया था, 102 से हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अपनाई गई पद्धतियों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पद्धति कौन सी है? ए सीमित मत प्रणाली, बी संचित मत प्रणाली, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, या पृथक या सांप्रदायिक मत प्रणाली। तो फ्रेंड्स, 102 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कानून भगवान का समवयस्क है, किसका कथन है? कानून भगवान का समवयस्क है, यह कथन किसका है? सिसरो का, अरस्तू का, ऑस्टिन का, या रॉल्स का? तो कानून भगवान का समवयस्क, ये सिसरो का कथन है। फ्रेंड्स, किसका कथन है? सिसरो का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिजनवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? अभिजनवादी विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है? पैरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, या लास्की? तो प्रश्न 104 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी, लास्की। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्का, पैरेटो, रॉबर्ट मिचेल्स जो है अभिजनवादी विचारधारा से संबंधित है, बाकी जो ये एक बच रहा लास्की, ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का कार्य क्षेत्र क्या होता है? असीमित होता है, लोक कल्याण के लिए होता है, या सीमित वर्ग के लिए होता है, या अत्यधिक सीमित होता है? तो फ्रेंड्स, जो व्यक्तिवादी विचारधारा होते हैं उनके अनुसार जो राज्य का कार्य होता है अत्यधिक सीमित होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति का कौन सा साधन नहीं है? जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति का कौन सा साधन नहीं है? समाचार पत्र एवं प्रेस, या मंच या सार्वजनिक सभाएं, या राजनीतिक दल, या धर्मोपदेश? तो जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति का कौन सा साधन नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो धर्मोपदेश है यह जनमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। बाकी समाचार पत्र एवं प्रेस ये भी हैं, मंच एवं सार्वजनिक सभाएं भी उसका साधन है, और राजनीतिक दल है, लेकिन धर्मोपदेश नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिज्ञों का व्यक्तिगत संगठन है, या पेशेवर राजनीतिज्ञों का संगठन है, या राज सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्मित नागरिकों का एक संगठित समुदाय है, या देश की राजनीतिक स्थिति पर विचार करने वाला प्रशासनिक संगठन है? तो फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं वे हमारे राज सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्मित नागरिकों का एक संगठित समुदाय होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राजनीतिक दल देखिए क्या करते हैं? वैधानिक माध्यम से शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या हिंसात्मक तथा असंवैधानिक साधनों के द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहते हैं, या समाज सुधार के लिए प्रयत्नशील करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो राजनीतिक दल होते हैं वे जो कानून में संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनके अनुरूप क्या करते हैं? माध्यम से शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी वैधानिक माध्यम से शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, मिल ने बेंथम के उपयुक्ततावाद में संशोधन करके, ठीक है, क्या किया था? विचारधारा को तर्क संगत बना दिया, या विचारधारा के तार्किक पक्ष को समाप्त कर दिया, या विचारधारा को अमानवीय बना दिया, या उचित
या कोई उचित कार्य नहीं किया। तो फ्रेंड्स जो मिल ने बेंथम की उपयोगिता में संशोधन करके उसने क्या किया था, उसके विचारधारा के तार्किक पक्ष को समाप्त कर दिया था। तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दल, देखिए राजनीतिक दल क्या देते हैं, क्या करते हैं, जनता को सामाजिक उत्थान की शिक्षा देते हैं, जनता को सांस्कृतिक विकास की प्रेरणा देते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं और राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं, या विचारधारा को स्पष्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो राजनीतिक दल होते हैं वे क्या करते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं और राजनीतिक चेतना का प्रसार करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, या कांग्रेस के द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, या सीनेट द्वारा। तो फ्रेंड्स जो कांग्रेस का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वह निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली प्रचलित है, एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय या निर्दलीय। तो फ्रेंड्स जो भारत में दलीय प्रणाली है वह बहुदलीय है। ठीक है, कौन सी प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब हुआ था, 24 जून 1945, 11 नवंबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 9 अक्टूबर 1945। तो फ्रेंड्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, या ट्रिगवेली, या डग हैमरशील्ड, या यू थॉट। तो फ्रेंड्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव है वह हमारे ट्रिगवेली थे। कौन थे, ट्रिगवेली, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दलीय बुराइयों को दृष्टि में रखते हुए कुछ विद्वानों द्वारा किस विचार का प्रतिपादन किया है। जो जो दल होते हैं उनकी बुराइयों को दृष्टि में रखते हुए कुछ विद्वानों ने क्या अपना विचार दिया है, देखते हैं क्या क्या विचार है। राजतंत्र का, या वैधानिक राजतंत्र का, या दलविहीन लोकतंत्र का, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो फ्रेंड्स जो दलों में बुराइयां थे उसको देखते हुए विद्वानों ने कहा था कि हमारे किस प्रकार के दल होने चाहिए, दलविहीन लोकतंत्र। ठीक है, दलविहीन लोकतंत्र का विचार दिया था। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न कह रहा है उदारवाद का उदय किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। उदारवाद का उदय किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, यानी उदारवाद क्यों आया। देखते हैं ऑप्शन, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, या राजाओं, सामंतों व चर्च की निरंकुश सत्ता, या लोकतांत्रिक धारणा। तो फ्रेंड्स उदारवाद का उदय हुआ था, क्यों हुआ था, जब राजाओं और सामंतों का चर्च की निरंकुश सत्ता चल रही थी तो उसी के फलस्वरूप उदारवाद का जन्म हुआ था, यानी उसका उदय हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सोवियत संघ में वास्तविक शक्ति निहित है। सोवियत संघ में वास्तविक शक्ति निहित है किसमें, साम्यवादी दल की महामंत्री में, मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में। तो जो सोवियत संघ में राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति निहित होती है फ्रेंड्स वे हमारे किसमें होती है, साम्यवादी दल के महामंत्री में होती है। फ्रेंड्स किसमें होती है, साम्यवादी दल के महामंत्री में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उदारवाद क्या है। ठीक है, व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के विकास का प्रबल समर्थक है, राज्य की निरंकुश सत्ता का समर्थक है, या व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के पक्ष में है, या राज्य के विकास का समर्थक है। प्रश्न नंबर 120। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 120 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के विकास का प्रबल समर्थक है कौन, उदारवाद हमारा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता क्या है। उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता क्या है, राज्य का व्यक्ति पर कठोर नियंत्रण,
मनुष्य के विवेक में विश्वास, प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं के प्रति असीम आस्था या राज्य एवं समाज के व्यापक स्वरूप में विश्वास। प्रश्न नंबर 121। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य के विवेक में विश्वास। जो उदारवाद की जो महत्वपूर्ण मान्यता है वो क्या कहते हैं कि मनुष्य के विवेक में विश्वास करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखिए 122। उदारवादी सिद्धांतों को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे है? किसे है? हॉब्स को, लॉक को, रूसो को या हीगल को? प्रश्न कह रहा है उदारवादी सिद्धांतों को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वह किसे है? प्रश्न नंबर 122। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन लॉक, ठीक है, बी यानी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उदारवादियों की मान्यता है कि, उदारवादियों की मान्यता क्या है? राज्य साध्य है व्यक्ति साधन, या व्यक्ति साध्य है राज्य साधन, या व्यक्ति राज्य पर आश्रित है, या राज सत्ता निरंकुश एवं अनियंत्रित होनी चाहिए। तो उदारवादियों की मान्यता क्या है? उदारवादियों की मान्यता है व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समझौता सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार, समझौता सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार देखिए क्या है आपके ऑप्शन? राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है, या राज्य प्राकृतिक है, या राज्य कृत्रिम एवं मनुष्यकृत है, या राज्य युद्ध का परिणाम है। तो समझौता जो सिद्धांत था, ठीक है, उनके अनुसार जो राज्य क्या है? प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी, राज्य कृत्रिम व मनुष्यकृत है, यानी कि राज्य बनाया गया है मनुष्यों के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है उदारवादियों के अनुसार कौन सी प्रणाली उत्कृष्ट है? उदारवादियों के अनुसार कौन सी प्रणाली उत्कृष्ट है? निरंकुश राजतंत्र, कुलीन राजतंत्र, लोकतंत्र या अधिनायक तंत्र? प्रश्न नंबर 125। तो फ्रेंड्स उदारवादियों के अनुसार जो लोकतंत्र है यह उत्कृष्ट प्रणाली है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शासक वर्ग के हितों की साधना करना है, सामान्य कल्याण की साधना करना है, पूंजीपति वर्ग के हितों की साधना करना है, केवल श्रमिक वर्ग के हितों की साधना करना है। तो फ्रेंड्स जो उदारवादी हैं वे क्या कहते हैं कि सामान्य कल्याण की साधना में क्या करते हैं? अपना उद्देश्य देते हैं। किसमें? सामान्य कल्याण की साधना में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 126 का। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उदारवादी किस बात का समर्थन करते हैं? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रीय स्वतंत्रता या अराजकतावाद? प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, ठीक है। जो उदारवादी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है समाजवाद का उदय किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है? समाजवाद का जब उदय हुआ था किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई थी कि इस समाजवाद का उदय हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। आदर्शवाद व राज्य की निरंकुशता के कारण, या व्यक्तिवाद, पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के कारण, या उपयोगितावाद एवं समाज सुधार के कारण, या साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद के कारण? प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद के कारण, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 129, विकासवादी समाजवाद के विकास का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? बर्नस्टीन, आइंस्टीन, फिल्मिस्तीर या कार्ल होचबर्ग? तो विकासवादी समाजवाद के विकास का प्रतिपादन जो हमारे बर्नस्टीन महोदय थे इन्होंने किया था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बर्नस्टीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है फेबियनवाद का उदय क्या उद्देश्य है? फेबियनवाद का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ऑप्शन है पूंजीवाद व्यवस्था का विनाश, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की स्थापना, लोकतांत्रिक साधनों का समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, व्यक्तिगत संपत्ति का विनाश। तो फेबियनवाद क्या है हमारा फ्रेंड्स? फेबियनवाद प्रश्न नंबर 131 बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। देखिए फेबियनवाद, जो फेबियनवाद होता है फ्रेंड्स उसका उद्देश्य होता है कि लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 132। 132 क्या कह रहा है, फेबियनवाद, फेबियनवाद क्वेश्चन मार्क है, क्रांतिकारी प्रक्रिया को अपनाता है। फेबियनवाद क्रांतिकारी प्रक्रिया को अपनाता है या परंपरागत प्रक्रिया को अपनाता है या संशोधनवादी या विकासवादी समाजवाद की प्रक्रिया को अपनाता है या समाजवाद की हिंसात्मक प्रक्रिया को अपनाता है। फेबियनवाद, प्रश्न नंबर 132। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 132 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, संशोधनवादी एवं विकासवादी समाजवाद की प्रक्रिया को अपनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पावर एंड सोसाइटी किसकी कृति है, लासवेल की, पैरेटो की, मोस्का की या मिसेस की। जो तो फ्रेंड्स जो ये पावर एंड सोसाइटी है ये लासवेल की कृति है। किसकी कृति है, लासवेल की कृति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लासवेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है, यह कथन किसका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है। देखते हैं ऑप्शन क्या है, मैकाइबर, नाजिक, हॉलैंड या ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स मैकाइबर ने कहा था कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न और ये लास्ट हमारा प्रश्न है इस वीडियो का। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में राज्य का क्या स्वरूप होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, निरंकुश एवं अनियंत्रित स्वरूप, लोक कल्याणकारी स्वरूप, सर्वाधिकारी स्वरूप या दैवी स्वरूप। प्रश्न नंबर 135। तो प्रश्न नंबर 135 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक कल्याणकारी स्वरूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 102 से 135 तक हम लोगों ने हल किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में हल करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और फ्री में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।